राम राम। जय हिंद। स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 12 का हमारा टॉपिक चल रहा था वीट। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे खरपतवार का विस्तार, गुणन एवं खरपतवार का नियंत्रण। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। खरपतवार का विस्तार का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना खरपतवारों के बीजों का या खरपतवारों के भागों का वो कहलाता है विस्तार। अब हम पढ़ेंगे कि खरपतवार जो विस्तार होता है वो किन किन माध्यमों से होता है या किन किन विधियों से होता है। तो उसमें सबसे पहला है वायु द्वारा, यानी खरपतवार के बीज वायु के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। कुछ खरपतवारों के बीज हल्के होते हैं, जैसे आक की बात करते हैं तो आक का बीज है हवा में उड़कर काफ़ी दूर या कुछ किलोमीटर दूर पर आसानी से अपना विस्तार है वो कर सकता है, जिसके माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। दूसरा माध्यम है जल के द्वारा। नहरों, नदियों या जलीय क्षेत्रों में उगने वाले जो खरपतवार हैं, उन खरपतवारों के बीज जब पानी में झड़ जाते हैं और वह उस पानी का उपयोग जब हम सिंचाई के लिए करते हैं या खेतों में करते हैं तो वो जल के द्वारा खेतों में पहुंच जाते हैं, जिससे ये अपना विस्तार करते हैं। तो दूसरा माध्यम होता है जल के द्वारा। तीसरा है पशु पक्षियों के द्वारा। खरपतवारों के बीज पशु या पक्षी खा लेते हैं और जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तो उनकी विष्ठा के माध्यम से खरपतवार के बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो पाचन क्रिया में उनकी जीवन क्षमता है वो नष्ट नहीं होती है, इसलिए ये जो के त्यों बने रहते हैं और उनकी अंकुरण क्षमता भी वैसी की वैसी बनी रहती है। चौथा कारण है या चौथा माध्यम है मानव द्वारा। मानव के द्वारा जब मानव एक खेत से दूसरे खेत में जाता है तो उसके चिपक जाता है, या वो कृषि यंत्रों का प्रयोग करता है, ट्रैक्टर का प्रयोग करता है, उसके द्वारा भी खरपतवार के बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। या जब हम कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जुताई करते हैं, उसी कृषि यंत्र की बिना साफ सफाई किए हुए दूसरे खेत में हम प्रयोग करते हैं तो खरपतवार के बीज एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार थ्रेसर का अगर हम प्रयोग करते हैं और तब अगर उसकी बिना साफ सफाई करते हैं तो उसमें भी खरपतवार के बीज एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच जाते हैं। खाद के द्वारा, विशेष तौर से गोबर की खाद के द्वारा खरपतवारों का विस्तार होता है। हम खेत में देखते हैं कि हर साल खरपतवार उगते रहते हैं। हम बहुत सावधानी पूर्वक खरपतवारों की रोकथाम करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे खेत में खरपतवार है वो उग जाते हैं। उसका एक कारण है जब हम खेत में गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, अगर वह खाद पूर्ण रूप से सड़ी हुई नहीं होती है तो खरपतवार के बीज है वो नष्ट नहीं होते हैं, या कहे कि उनकी अंकुरण क्षमता है वो बनी रहती है। तो हमें पूर्ण सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा खेत में खरपतवारों की समस्या हो सकती है। अशुद्ध बीजों के द्वारा, यदि हम खेत में बिजाई कर रहे हैं उस समय अगर ऐसे बीज लेकर आ रहे हैं जिसमें खरपतवारों के बीज है
तो हमारे खेत में खरपतवार उग सकते हैं। तो हमें खेत में जो बीज प्रयोग में ले रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के खरपतवार के बीज नहीं होने चाहिए। तो ये थी खरपतवार के विस्तार। 1 नंबर था वायु द्वारा, 2 नंबर था जल द्वारा, 3 नंबर था पशु पक्षियों द्वारा, 4 नंबर था मानव द्वारा, 5 नंबर था खाद द्वारा और 6 नंबर था अशुद्ध बीजों के द्वारा। सरल और आसान टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा। अगला हमारा टॉपिक है खरपतवार का गुणन। खरपतवार का गुणन का अर्थ होता है कि वो अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं या प्रजनन है वो किन माध्यम से करते हैं। तो सामान्यतः प्रजनन की 2 विधियाँ होती हैं, एक होती है बीज द्वारा और दूसरी होती है वानस्पतिक विधियों द्वारा। अधिकतर खरपतवार चाहे वो 1 वर्षीय हो या द्विवर्षीय हो या बहुवर्षीय हो, वो अपना प्रजनन या गुणन बीजों के द्वारा ही करते हैं। लेकिन अधिक कुछ से खरपतवार ऐसे होते हैं जो बीजों के द्वारा के अलावा वानस्पतिक भागों द्वारा भी अपना प्रवर्धन है वो कर लेते हैं। इसी पाठ में हमने पीछे पढ़ा था कि खरपतवार का वर्गीकरण है प्रजनन के आधार पर भी पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ खरपतवार अपना प्रजनन है या प्रवर्धन है वो बीजों के अलावा वानस्पतिक भागों से भी कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था मोथा है वो ट्यूबर्स द्वारा अपना प्रवर्धन कर लेता है, दूब घास है वो जड़ के माध्यम से भी और ऊपरी भूस्तारी के माध्यम से भी अपना प्रवर्धन है वो कर लेता है। तो खरपतवार का गुणन है वो 2 तरीके से होता है, एक बीज के द्वारा, दूसरा वानस्पतिक भाग के द्वारा। तो 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए, बिल्कुल छोटे छोटे और आसान टॉपिक है, एक बार इनको बस देखने की आवश्यकता है। खरपतवार का विस्तार कैसे होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचते हैं, और खरपतवार का गुणन यानी उनकी संख्या में वृद्धि किन माध्यमों से होती है, बीज के द्वारा और वानस्पतिक भाग के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत। खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत का अर्थ होता है कि हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए या हमें किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए जिससे हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकें। अगर हमें पता नहीं है खरपतवार की प्रकृति कैसी है, उनका जीवन चक्र कैसा है, उनकी सहनशीलता कैसी है, वो जनन की विधियाँ कैसी है, तो हम खरपतवारों का नियंत्रण है वो आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसमें पहला सिद्धांत है खरपतवार की प्रकृति, यानी हमें ये ध्यान होना चाहिए कि खरपतवार कौन सी प्रकृति में उगता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगता है या जलमग्न भूमियों में उगता है। अगर हमें ध्यान है ये खरपतवार रेगिस्तान में उगता है, ये खरपतवार जलमग्न भूमियों में उगता है, जैसे हमने बात करी थी जवासा, वायसुरी, झड़वेरी, ये सारे रेगिस्तान में उगते हैं। तो इनको हम अगर नियंत्रण करना चाहे तो खेत में पानी भर देंगे जिससे ये खरपतवार क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये कम पानी में उगने वाले खरपतवार है। इसी प्रकार जो अधिक पानी वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम खेत से पानी को निकाल देते हैं जिससे वे बिना पानी के नष्ट हो जाते हैं। जलमग्न भूमियों में हमने पढ़ा था जलकुंभी है, जंगली धान है, ये जो खरपतवार मुख्यतः जलमग्न भूमियों के है, तो वहाँ पर यदि हम खेत से पानी बाहर निकाल देंगे तो ये खरपतवार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है खरपतवार का जीवन चक्र। हमें खरपतवार के जीवन चक्र के बारे में भी ध्यान होना चाहिए कि वो 1 वर्षीय है या द्विवर्षीय है, जो ताकि उनका हम नियंत्रित आसानी से कर सकें।
क्योंकि 1 वर्षीय खरपतवार है उनको हम फूल आने से पहले या बीज बनने से पहले नष्ट कर देते हैं तो उनकी रोकथाम की जा सकती है। या जो बहुवर्षीय खरपतवार है उनको हमें जड़ों सहित निकालना होगा ताकि उनका नियंत्रण है वो आसानी से किया जा सके। अगला हमें ध्यान होना चाहिए उसकी सहनशीलता, कि वो खरपतवार कौन सी दवा से नष्ट होने वाला है, यानी वो चौड़ी पत्ती वाला है या संकरी पत्ती वाला है। तो कई बार जैसे हम 2,4-D का प्रयोग करते हैं तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उससे नष्ट होते हैं। अगर उसका प्रयोग हम संकरी पत्ती वाले खरपतवार के लिए करेंगे तो वो नष्ट नहीं होता है। तो हमें ये भी ध्यान होना चाहिए भी संकरी पत्ती वाला खरपतवार के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं या कौन सी शाकनाशी रसायन का प्रयोग करते हैं। कई बार क्या होता है जैसे चना उगा हुआ है और उसमें खरपतवार उगे हुए हैं तो हमें ध्यान नहीं है भी कौन सी दवा का प्रयोग किस में करना है, तो उसमें अगर हम 2,4-D का प्रयोग कर देंगे तो खरपतवार के साथ साथ हमारी फसल भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार इनमें हमें सहनशीलता का भी ध्यान होना चाहिए। जनन विधियाँ, भी खरपतवार का जनन अभी हम पढ़ के आए थे कि गुणन, उसी का ये प्रकार है जनन विधियाँ। यानी ये अपना गुणन कैसे करते हैं या अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं। तो अगर बीज से करते हैं तो उनको बीज निर्माण से पहले नष्ट कर देते हैं। अगर कोई वानस्पतिक भागों से करते हैं तो उनके वानस्पतिक भागों सहित नष्ट करना पड़ता है। कई बार क्या होता है मोथा है, दूब घास है, ऐसे खरपतवार है जो वानस्पतिक विधियों से प्रवर्धन करते हैं। तो मोथा को हम ऊपर से काट देंगे तो वो नियंत्रित नहीं होगा या उसका हम कंट्रोल है वो नहीं कर सकते हैं। तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमें खरपतवारों को वानस्पतिक भागों सहित नष्ट करना होगा ताकि उसकी संख्या में वृद्धि न हो। तो खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत हमें उसकी प्रकृति का ध्यान होना चाहिए, वे कौन सी प्रकृति का है, खरपतवार के जीवन चक्र के बारे में ध्यान होना चाहिए, खरपतवार की सहनशीलता के बारे में ध्यान होना चाहिए और उसकी जनन की विधियों के बारे में ध्यान होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है खरपतवार का नियंत्रण। खरपतवार का नियंत्रण देखें तो एक सामान्य शब्द है, लेकिन उसको हम 3 भागों में विभाजित करके भी उनको परिभाषित कर सकते हैं। खरपतवार की रोकथाम, खरपतवार उन्मूलन, खरपतवार नियंत्रण। तीनों शब्द देखने में एक जैसे लगते हैं कि खरपतवार नियंत्रण ही है, लेकिन खरपतवार रोकथाम इसका अर्थ होता है कि खरपतवारों को खेत में आने से रोकने के लिए की गई विधियां खरपतवार की रोकथाम कहलाती है। खरपतवार की रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध बीजों का प्रयोग करना चाहिए जिससे खेत में खरपतवार नहीं पहुंचेंगे। सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। खेत के चारों ओर तारबंदी करनी चाहिए जिससे आवारा पशु नहीं आते हैं। जल, यह जो प्रवाह क्षेत्र है, नहरें, नदियां हैं, उसके आसपास उगे हुए खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए जिससे खरपतवार हमारे खेत में नहीं आते हैं। खेत में जो भी हम कृषि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं उसका अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद ही खेत में प्रयोग में लेना चाहिए। तो इस प्रकार खरपतवार का रोकथाम का अर्थ होता है खरपतवारों का प्रवेश खेत में न होने देना। अगला है खरपतवार का उन्मूलन। उन्मूलन का अर्थ होता है पूर्णतः नष्ट करना। खेत में आ गए खरपतवार, अब उनको हमें पूर्णतः नष्ट करना है। एक भी पौधा खेत में नहीं होना चाहिए खरपतवार का, वो कहलाता है खरपतवार का उन्मूलन। जैसे अभियान चलते हैं ना पोलियो उन्मूलन, तो उसका अर्थ क्या होता है हमारे देश में एक भी पोलियो का मरीज है वो नहीं रहना चाहिए, यानी पूर्णतः उस रोग को क्या करना है, नष्ट करना है। उसी प्रकार हमारे खेत में खरपतवारों का एक भी पौधा नहीं रखना है या नहीं रहने देना है,
उसके लिए जो हम कृषि क्रियाएं करते हैं वो खरपतवार उन्मूलन कहलाती है। 2 क्लियर हुए। तीसरा है खरपतवार नियंत्रण, यानी खेत में खरपतवार उग तो गए, अब उनको नष्ट करना है, लेकिन पूर्णतः नहीं कर सकते हैं, कुछ न कुछ खरपतवार रह ही जाते हैं। तो उनकी संख्या में इतनी कमी कर देना कि वो फसलों को हानि न पहुंचा सके, खरपतवार नियंत्रण कहलाता है। यानी खरपतवारों की संख्या में इतनी कमी कर देना कि वो मुख्य फसल को हानि न पहुंचा सके, वह कहलाता है खरपतवार नियंत्रण। तो तीनों ही परिभाषाएं अलग अलग है। खरपतवारों का खेत में प्रवेश को रोकना रोकथाम, खेत में उगे हुए खरपतवारों को पूर्णतः नष्ट करना खरपतवार उन्मूलन, खेत में उगे हुए खरपतवारों की संख्या इतनी कम कर देना कि फसल को विशेष हानि न हो या बिल्कुल ही हानि न हो, खरपतवार नियंत्रण कहलाता है। अगला हमारा टॉपिक है खरपतवार नियंत्रण की विधियां, और उस विधि में पहली है सस्य विधियां। सस्य विधियों का अर्थ होता है हम खेत में कौन कौन सी विधियां अपना सकते हैं जिससे खेत में खरपतवारों की संख्या है वो कम कर सके, या जो हमारी फसल है उसकी अच्छी ग्रोथ हो सके। सबसे पहले है जातीय उपयुक्तता। जातीय उपयुक्तता का अर्थ होता है कि हमारा जो क्षेत्र है उसकी जलवायु कैसी है, उस जलवायु के अनुसार ही हमें फसलों का चुनाव करना चाहिए जिससे हमारी फसल की अच्छी वृद्धि हो सके। अगर हम ऐसी फसलें उगा लेते हैं जिनकी यहाँ जलवायु या मृदा अनुकूल न हो तो हमारी फसल की वृद्धि कम होगी, और वहाँ पर जो खरपतवार उगते हैं उनकी वृद्धि क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है। हमारी फसलें हैं वो छोटी रह जाती है, जिसके कारण फिर उत्पादन कम मिलता है। तो हमें सबसे पहले तो यही ध्यान रखना चाहिए कि जो हम फसल बीज रहे हैं या जिसकी बिजाई कर रहे हैं, क्या उसके लिए उस क्षेत्र की जलवायु उपयुक्त है, उसकी मिट्टी उपयुक्त है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो फसल की बुआई करनी चाहिए जिससे फसल की वृद्धि अच्छी होगी। फसल की वृद्धि अच्छी होगी तो खरपतवारों को वो ग्रोथ नहीं करने देती है, जिसके कारण खरपतवार नीचे रह जाते हैं और फसल है वो ऊपर बढ़वार हो जाती है, जिसके कारण फसल की उत्पादन में ज़्यादा गिरावट है वो नहीं होती। दूसरा उपाय हम करेंगे बोने की तिथि व पौधों की संख्या, यानी फसलों को हमें समय पर ही बोना चाहिए। समय पर की गई बुआई से फसलों की वृद्धि अच्छी होती है, जिससे जो खरपतवार साथ में उगते हैं उसकी तुलना में हमारी जो फसल है उसकी वृद्धि अच्छी होती है। जैसे खरीफ ऋतु में मानसून के आगमन के समय से पूर्व ही हमें बुआई है वो कर देनी चाहिए। कई बार क्या होता है, मानसून को हम इंतज़ार करते हैं और फसल लेट हो जाती है और उस समय खरपतवार भी उग जाते हैं, तो थोड़ा सा मानसून के पहले हमें बुआई कर देनी चाहिए। जैसे ही मानसून की वर्षा होगी उस समय हमारी फसल अच्छी उगी हुई होगी और उसकी तीव्र वृद्धि होगी, जिससे खरपतवार की समस्या खेत में नहीं होगी। फसल चक्र, तीसरा खेत में हम क्या उपाय कर सकते हैं कि फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र का मतलब है एक निश्चित क्षेत्रफल में बदल बदल कर फसलों को बोना, यानी हर साल एक जैसी फसलें नहीं बोएंगे। अगर हम एक साल एक जैसी फसलें बोते हैं तो कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जिनकी वो फसलें उनको शरण देती है या वो उनके लिए परजीवी का काम करती है। अगर हम मान लो हर बार गेहूँ उगा रहे हैं तो उसमें गेहूँ की समस्या वो बढ़ सकती है, तो अगली साल हमें उस खेत में गेहूँ न बोकर सरसों बोले या चना बोले
तो हमें जो गेहूसा है उसको हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसी प्रकार बरसीम में जो कासनी उगती है, तो जिस क्षेत्र में हम बार बार बरसीम बो रहे हैं तो उसमें कासनी खरपतवार की समस्या बढ़ सकती है, तो अगले साल हमें उसमें बरसीम की बुआई है वो नहीं करनी चाहिए। अंतरासस्य, अगला उपाय क्या कर सकते हैं, अंतरासस्य। इसमें हम फसलों को मिक्स करके बोते हैं। जिन फसलों में कतार से कतार की दूरी अधिक होती है तथा प्रारंभिक बढ़वार भी धीरे हो, यानी जिनकी कतार से कतार की दूरी ज़्यादा हो और उनकी जो प्रारंभिक वृद्धि है वो कम होती है, ऐसे खेतों में खरपतवार बढ़ने की समस्या अधिक होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कतार से कतार के बीच की दूरी है उसमें हम ऐसी फसलें लगा देंगे जो कम समय में बढ़ने वाली हो और तीव्र वृद्धि करने वाली हो, ताकि उस क्षेत्र में या उस जगह में खरपतवार न उग सके और उस क्षेत्र का उपयोग भी हम कर सके। उदाहरण के तौर पर मक्का व कपास के बीज बोना, यानी जो हम कपास के बीच में जगह रह जाती है उसकी प्रारंभिक वृद्धि क्या होती है, कम होती है, तो उसके बीच में हम मक्का की बुआई कर सकते हैं या अन्य कोई भी दलहनी फसलें हैं उसकी बुआई भी कर सकते हैं, ताकि उसमें खरपतवार न उगे। अगला हम उपाय करेंगे मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता यानी जब हम फसलों की बुआई करते हैं उस समय हमारे खेत में मृदा में उर्वरता की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मृदा में उर्वरता की कमी होगी तो हमारी फसलों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण हमारी जो खेत में खरपतवार है उसकी वृद्धि अच्छी होती है। हमने पढ़ा था कि खरपतवार की विशेषता में कि इनको कम खाद की आवश्यकता होती है, तो वो कम खाद में भी अपनी अच्छी वृद्धि कर लेते हैं। तो फसलों को अधिक मात्रा में या उपयुक्त मात्रा में उर्वरता की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है मृदा पीएच। जब हम खेत में फसल की बुआई करते हैं तो हमें मृदा का पीएच को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि मृदा क्षारीय है कि मृदा अम्लीय है। जो मृदा अम्लीय है उसमें अम्लीय मृदा को सहनशील फसलें बोनी चाहिए, जो मृदा क्षारीय है उसमें क्षारीय सहनशील फसलों की बुआई करनी चाहिए। तो मृदा पीएच को भी ध्यान में रखना चाहिए या बुआई से पहले मृदा पीएच को सुधारना चाहिए। अगर मृदा अम्लीय है तो उसको सुधारना चाहिए, अगर मृदा क्षारीय है तो उसको सुधारना चाहिए, तो जिससे हमारी फसल की वृद्धि क्या हो, अच्छी हो। क्योंकि हमने ये पढ़ा था विशेषता में कि खरपतवार हर प्रकार की मृदा में अच्छी ग्रोथ करते हैं, वो अम्लीय मृदा हो सही क्षारीय मृदा हो। तो हमें मृदा को उपयुक्त पीएच मान पर ही फसलों की बुआई करनी चाहिए, जिससे खरपतवारों को कम किया जा सके, हमारी फसल की वृद्धि ज़्यादा की जा सके। अगला हमारा टॉपिक है भौतिक व यांत्रिक विधियाँ। जो हमने पीछे पढ़ी थी वो थी सस्य विधियाँ, यानी हम खेत में फसल की बुआई करते समय क्या क्या विधियाँ अपना सकते हैं जिससे हमारी फसल की वृद्धि ज़्यादा हो, खरपतवारों की वृद्धि कम हो। अब है भौतिक व यांत्रिक विधियाँ। हाथों से उखाड़ना। पहला, खेत में खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना प्राय नामुमकिन होता है। इस प्रकार का उपाय हम छोटे क्षेत्रों में या नर्सरी इत्यादि में करते हैं, और इस प्रकार का उपाय हम कब करते हैं, जब सिंचाई करते हैं। सिंचाई के तुरंत बाद उनको हाथों से उखाड़ा जा सकता है, क्योंकि जब हमारी मिट्टी में नमी कम होती है तो इनको हम जड़ों सहित उखाड़ नहीं सकते हैं। तो छोटे क्षेत्र है या जो नर्सरी है उनमें खरपतवारों का नियंत्रण हाथों से उखाड़ कर ही कर सकते हैं। दूसरी है निराई करना,
यानी छोटे कृषि यंत्र होते हैं, खुरपी वगैरह, तो उसके द्वारा हम छोटे क्षेत्रों में या गृह वाटिका में उनको हम नष्ट कर सकते हैं। तीसरा है गुड़ाई करना, फावड़ा, दताली, हैंड हो, इनके द्वारा या ट्रैक्टर चालित जो भी कृषि यंत्र है उसके द्वारा हम 1 वर्षीय या द्विवर्षीय खरपतवारों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। और बार बार गुड़ाई है वो करनी चाहिए ताकि खरपतवारों को आसानी से नियंत्रित किया जा सके। छंटाई करना, छंटाई करने का अर्थ होता है ऊपर से तोड़ना पौधे को ताकि उसकी वानस्पतिक वृद्धि कम हो जाए। कई बार क्या होता है, खरपतवार उगते रहते हैं तो उसकी हमें समय समय पर छंटाई है वो करते रहना चाहिए। सड़कों के आसपास है या जो बस्तियां हैं, नहरों के किनारे हैं, तो उनकी हमें बार बार छंटाई करते रहना चाहिए। बार बार छंटाई करने से पादप की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, जिससे खरपतवारों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। खरपतवारों को जलाना, इस विधि का प्रयोग हम अकृषित भूमि, बंजर भूमि में करना चाहिए, जिससे खरपतवारों को नष्ट आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि जलाने से खरपतवार के बीजों की अंकुरण क्षमता और उसका वानस्पतिक भाग भी नष्ट हो जाते हैं। इस विधि का प्रयोग हमें खेत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेत में अगर हम करते हैं इस प्रकार का प्रयोग तो खेत में मृदा में उपस्थित लाभदायक जीवाणु भी इससे नष्ट हो जाते हैं। तो ये अकृषि या बंजर भूमियों में खरपतवार नष्ट करने के लिए की जाती है। अगला है पानी भरना, यानी हमारे पास पानी की मात्रा अधिक है तो खरपतवारों वाले जगह में हमें खेत में पानी भर देना चाहिए, जिससे मृदा में वायु की कमी हो जाती है और उस समय उन खरपतवारों की जड़ें हैं वो सड़ जाती है या गल जाती है, जिससे खरपतवार है वो नष्ट हो जाते हैं। अगला है पलवार यानी मल्चिंग। ये इस बार आया था 12वीं में भी, मल्चिंग किसे कहते हैं या पलवार किसे कहते हैं। जब हम फसलों की बुआई कर लेते हैं तो उसके बीच में जगह रह जाती है, उस जगह को यानी 2 पंक्तियों के बीच में जो जगह रह जाती है उस जगह में अधिकतर खरपतवार उगते हैं, तो उस जगह को ढकना या आच्छादित करना ही पलवार या मल्चिंग कहलाती है। इसके लिए हम घास फूस के अवशेष लगा देते हैं या पॉलीथीन वगैरह की चादर लगा देते हैं, जिससे उनको हवा नहीं मिलेगी, प्रकाश नहीं मिलेगा, तो खरपतवार अंकुरण ही नहीं हो पाता है, जिससे फसलों की वृद्धि अच्छी होती है और खरपतवार नियंत्रित भी हो जाते हैं। 8वां टॉपिक है मृदा सौरीकरण। मृदा सौरीकरण का अर्थ होता है मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ाना। इसके लिए हम खेत में जब नमी हो उस अवस्था में खेत को पारदर्शी प्लास्टिक की शीट से ढक देना चाहिए, जिसके कारण मृदा के अंदर टेम्परेचर है वो लगभग 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, जिसके कारण खरपतवार है वो झुलस कर नष्ट हो जाते हैं या उनके जो बीज है उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं है वो प्राय हमें अप्रैल मई माह के बाद जब खेत खाली हो जाते हैं उस समय करनी चाहिए, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाए। क्योंकि उस समय एक टेम्परेचर भी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, तो उस समय हमें थोड़ी बहुत सिंचाई करके खेत को पॉलीथीन की चादर से ढक देना चाहिए, जिससे टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया है 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। यानी सामान्य टेम्परेचर उस समय मान लो 45 डिग्री है, तो उस मृदा का टेम्परेचर है वो 55 डिग्री पहुंच जाता है और 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग पादप है वो नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं और या उसके अंकुरण क्षमता है वो नष्ट होने लगती है। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, खरपतवार की भौतिक व यांत्रिक विधियाँ। आज हमने क्या क्या पढ़ा है
खरपतवार का विस्तार कैसे होता है, खरपतवार का गुणन क्या है, खरपतवार के नियंत्रण क्या है, नियंत्रण में उन्मूलन क्या है, रोकथाम क्या है और नियंत्रण क्या है। फिर हमने पढ़ा नियंत्रण की विधियाँ, सस्य विधियाँ पढ़ी, सस्य विधियों के बाद में भौतिक और यांत्रिक विधियाँ पढ़ी। अब हम कल पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक और जैविक विधियाँ, और रासायनिक और जैविक विधियों पढ़ने के साथ ही हमारा ये लेसन है वो पूरा हो जाएगा। तो कल हमारा ये लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कल के लिए तैयार रहना। जय हिंद, जय भारत।